नाउ इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम दो मेथड का यूज़ करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए। सबसे पहला है डायरेक्ट लोड टेस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट लोड टेस्ट हम एक्चुअली में स्मॉल अल्टरनेटर्स के लिए यूज़ करते हैं जिसकी पावर रेटिंग 5 kVA से कम है। ओके, तो ये स्मॉल अल्टरनेटर के लिए यूज़ होता है। बाकी के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखो डायरेक्ट मेथड में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं, किसी एक अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे उसको रन करते हैं। ओके, देन उसके टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग रेटेड वैल्यू पे एडजस्ट करते हैं। फिर हम लोग लोड को वैरी करेंगे। ओके, फिर हम लोग लोड को वैरी करेंगे जब तक हमारा रेटेड आर्मेचर करंट हमको ना मिल जाए। देन हम क्या करेंगे, लोड को रिमूव कर देंगे, लेकिन लोड को रिमूव करने के बाद हम स्पीड और फील्ड के एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखेंगे। देन हम लोग EF को नोट डाउन करेंगे। ओके, जहाँ पे हम लोग लोड रिमूव कर दिए, अगर लोड रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे लोड को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ओपन सर्किट बन जाएगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 0, और ये EF यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा रहेगा उससे हम EF को नोट कर लेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, दैट इज EF माइनस वी रेटेड डिवाइडेड बाई वी रेटेड इंटू 100। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट लोड टेस्ट। इनडायरेक्ट लोड टेस्ट में हम लोग 3 मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है EMF मेथड, सेकंड है MMF मेथड और थर्ड है ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड। ओके, तो यहाँ पे EMF मेथड को हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं। और MMF मेथड को एम्पियर टर्न्स मेथड भी कहते हैं। ओके, और ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड को हम लोग पोटियर मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम लोग पोटियर ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड किसको कहते हैं, तो सबसे पहले सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या EMF मेथड। तो देखो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो इफेक्ट होता था उसको हम लोग एक रिएक्टेंस से रिप्लेस करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे XAR यूज़ किए हैं। ये XAR किसके वजह से आया है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग उसको हम एक रिएक्टेंस वैल्यू से क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं। ओके, सो XAR को हम लोग एक रिएक्टेंस वैल्यू से रिप्लेस किए और XAR प्लस XA क्या होता है, XS होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस मिलके क्या बनता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। सो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली किस पे बेस रहता है, जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम लोग एक रिएक्टेंस वैल्यू से दैट इज XAR से हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर का इक्वेशन क्या होगा, सिंक्रोनस जनरेटर का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज EF इज इक्वल टू VT प्लस IA ZS। ओके, और यहाँ पे ZS क्या है, दैट इज RA प्लस JXS, और यहाँ पे XS क्या है, दैट इज XAR प्लस XA। नाउ हम यहाँ पे सिंक्रोनस इम्पीडेंस को मेजर करेंगे। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस हम लोग किस तरह से मेजर करते थे,
तो सिंक्रोनस इंपेडेंस हम किस तरह से निकालते हैं, हम लोग क्या करते थे, ओपन सर्किट टेस्ट करते थे, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे, फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करते थे और फिर हम लोग सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालते थे। ओके, सो जेडएस क्या होता था, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते थे, सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालते थे। तो हम लोग इस तरह से हम सिंक्रोनस इंपेडेंस को मेजर कर लेंगे और फिर हम ईएफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एक बार जब हमको ईएफ का वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, दैट इज ईएफ माइनस वी रेटेड डिवाइडेड बाय वी रेटेड। सो फर्स्ट वी मेजर ZS synchronous impedance, second calculate value of EF, and third find voltage regulation from value of EF and V rated. Now next है MMF मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं विथ एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से। ओके, और ये एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ कंबाइन करता है मेन आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से, दैट इज एफएआर से। ओके, तो हम यहाँ पे आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस जो है दैट इज एक्सएल, उसको हम रिप्लेस करते हैं विथ एडिशनल आर्मेचर एमएमएफ से, और ये आर्मेचर एमएमएफ कंबाइन करता है विथ मेन आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से। नाउ एमएमएफ मेथड में हमको कुछ वैल्यू पता रहना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए, दैट इज सबसे पहला क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस मेथड में हम लोग एमएमएफ फेजर डायग्राम का भी यूज करते हैं। तो एमएमएफ फेजर डायग्राम किस तरह से था, दैट इज phi f, this will be EF, this will be VT, if this is IA, तो ये क्या होगा, IA RA। ओके, और यहाँ पे IA क्या होगा, IA के डायरेक्शन में। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फील्ड करंट होगा IF, ये भी phi f के डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम VT को यहाँ पे रेफरेंस मानेंगे। ओके, हम इसको इस एक्सिस को रेफरेंस मान रहे हैं। ओके, तो हम इस एक्सिस को रेफरेंस मान रहे हैं, और VT और EF के बीच में एंगल है अल्फा, और यहाँ पे phi a जो है वो VT को phi एंगल से लैग कर रहा है। हमको ये पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे IA क्या कर रहा है, VT को phi एंगल से लैग कर रहा है। सो यहाँ पे जो पावर फैक्टर एंगल है दैट इज phi, इस एंगल पे हम लोग, इस पावर फैक्टर एंगल पे हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करेंगे, और फिर एक फील्ड करंट के वैल्यू पे हम लोग EF कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वी रेटेड। ओके, तो सपोज करो IF पे हमको वैल्यू मिला EF। नाउ ये जो IF है, ओके, ये जो IF है ये एक्चुअली में EF को कितना डिग्री से लैग कर रहा है, दैट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो IF होगा, IF, दिस इज IF एट एन एंगल ऑफ
90, अगर हम VT को रेफरेंस मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। नाउ शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वो फील्ड करंट को डिटरमाइन करेंगे जिसमें रेटेड शॉर्ट सर्किट या रेटेड करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सॉरी IF। तो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वो फील्ड करंट को डिटरमाइन करेंगे जिसमें रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है। नाउ ये फील्ड करंट क्या करता है, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है उसको ओवरकम करता है। इसलिए हम इस फील्ड करंट को IA के अपोजिशन में बनाते हैं। ओके, इस फील्ड करंट को हम लोग IA के अपोजिशन में बनाएंगे। दैट इज IF1। नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस विल बी IFR। ओके, और अगर VT रेफरेंस है, तो ये IF कितना एंगल क्रिएट करेगा, कितना एंगल से लीड करेगा, दैट इज 180 माइनस 5। सो इस IF को हम क्या लिख सकते हैं, IF1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज IF1 एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस 5। नाउ इस फील्ड करंट की वजह से, इस रिजल्टेंट फील्ड करंट की वजह से एक और EMF जनरेट होगा, दैट इज ER अंडर नो लोड कंडीशन ऑफ अल्टरनेटर। सो अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज ER माइनस VT बाई या V रेटेड बाई V रेटेड इंटू 100। So this will give you voltage regulation with MMF method। अगर इस मेथड में हम लोग RA को निगलेक्ट करते हैं, ओके, अगर इसमें हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज IARA, ये हट जाएगा और VT कहाँ आ जाएगा, EF के पास, राइट। So this will be EF and VT और IF इस डायरेक्शन में रहेगा, IA लैग करेगा एंड IF1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा और जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड करंट है इस डायरेक्शन में बनेगा एंड ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस 5। ओके, अगर ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा एंड दिस विल बी 90 माइनस 5। तो यहाँ पे IF का तो एंगल चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ से यहाँ 180 है और ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 5। तो यहाँ पे IF1 का तो चेंज नहीं होगा, IF का चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सिस क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट कर गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी IF विल बी IF एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो जो मेरा रिजल्टेंट फील्ड करंट होगा दैट विल बी IFR इक्वल टू IF प्लस IF1। दिस कैन बी रिटन एज IFR स्क्वायर इक्वल टू IF स्क्वायर प्लस IF1 स्क्वायर प्लस 2IF इंटू IF1 इंटू कॉस 90 माइनस 5।
एंड दिस कैन बी रिटन एज IF_R स्क्वायर इज इक्वल टू IF स्क्वायर प्लस IF1 स्क्वायर प्लस 2IF इंटू IF1 इंटू साइन फाई। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे फील्ड करंट आ गया और इस फील्ड करंट की वजह से हम लोग ER निकालेंगे, रिजल्टेंट EMF निकालेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे।